हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने अलग वीडियोस में पार्ट 1 एंड 2 एंड 3 डिस्कस किया था। सो प्लीज वॉच दोज वीडियोस एंड आफ्टर दैट यू कम टू पार्ट 4। द पोएम हैज बीन रिटन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो इस बहुत ही बढ़िया एंशिएंट बैले के पार्ट 4 का स्टार्ट कैसे होता है? I fear thee, ancient mariner, I fear thy skinny hand, and thou art long and lank and brown, as is the ribbed sea sand. Thee means you, thy means your, and again thou means you. Art means are. This is all archaic language, ancient language. Lank means thin. So here, कौन बोल रहा है ये लाइन्स? द वेडिंग गेस्ट। वो वेडिंग गेस्ट जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था और जिसे हमारे मैरिनर ने रोक के रखा हुआ है, जिसे वो अपनी स्टोरी सुना रहा है। तो ये वेडिंग गेस्ट कहता है कि एंशिएंट मैरिनर, मुझे तुमसे डर लग रहा है, मुझे तुम्हारे पतले पतले हाथों से डर लग रहा है। तुम बहुत ही लंबे हो, पतले हो और ब्राउन कलर के हो। जिस तरह से समुद्र के किनारे जो सैंड होता है, जो बीच होता है, वहां पर जो सैंड है वो जैसा होता है, तुम भी दिखने में वैसे ही हो। सो इसे इससे डर क्यों लगता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये भी कोई घोस्ट है। तो नेक्स्ट आंसर में देखते हैं पोएट क्या कह रहे हैं। आई फियर दी एंड दाई ग्लिटरिंग आई एंड दाई स्किनी हैंड सो ब्राउन, फियर नॉट दाउ वेरिंग गेस्ट, दिस बॉडी ड्रॉप्ड नॉट डाउन। तो यहाँ पे फिर से वेडिंग गेस्ट कहता है, मुझे तुमसे और तुम्हारी चमकती हुई आंखों से डर लगता है, तुम्हारे पतले पतले हाथ जो कि इतने ज्यादा ब्राउन कलर के हैं, उनसे डर लगता है। फिर हमारा एंशिएंट मैरिनर उसे रिप्लाई करता है कि मुझसे मत डरो, मुझसे मत डरो, तुम वेडिंग गेस्ट हो। मेरी जो बॉडी है वो ड्रॉप्ड नॉट डाउन मीन्स वो नीचे नहीं गिरी, मीन्स वो डेड नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि मैं कोई घोस्ट नहीं हूं, मैं एक जिंदा आदमी हूं, इसलिए मुझसे मत डरो। वी मूव टू द नेक्स्ट आंसर। Alone, alone, all alone, alone on a wide, wide sea, and never a saint took pity on my soul in agony. फिर से हमारा एंशिएंट मैरिनर अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है और यहाँ पर एगनी मीन्स पेन। तो वो क्या कहता है? वो बहुत ज्यादा रेपिटेशन यूज कर रहा है, एम्फेसिस डालने पर उस चीज पर। तो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अकेला था, इस बहुत बड़ी सी में मैं बिल्कुल अकेला था और एक भी सेंट ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया। मेरी आत्मा जो कि दर्द में थी, किसी ने भी मुझ पर तरस नहीं खाया। फिर वो कहता है, द मैनी मेन सो ब्यूटिफुल एंड दे ऑल डेड डिड लाई, and 1,000 slimy things lived on, and so did I. तो क्या कह रहा है? द मैनी मेन। ये कौन है वो मैन? उसकी शिप का जो क्रू है, वो बहुत ही खूबसूरत थे, लेकिन वो सब वहां शिप के डेक के ऊपर मरे हुए पड़े थे। और हजारों अनगिनत स्लाइमी थिंग्स मीन्स वो जो स्लाइमी क्रीचर्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, वो भी जिंदा थे और उसी तरह से हमारा एंशिएंट मैरिनर भी जिंदा था। Further, the poet says, I looked upon the rotting sea and drew my eyes away. I looked upon the rotting deck and there the dead men lay. Now, why does he say that the sea was rotting? The sea was full of those slimy creatures and इतनी ज्यादा हीट पड़ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि सी भी रॉट कर रही है, सड़ रही है। तो कहता है कि जब मैंने समुद्र की तरफ देखा तो मैंने अपनी आंखें फेर ली और फिर मुझे क्या दिखा? डेक पर रॉट होती हुई, सड़ती हुई वो डेड बॉडीज दिखी। वो सारे डेड मैन की बॉडीज जो कि उसकी क्रू का पार्ट थे, लेकिन अब वो मर चुके थे। फर्दर ही सेज, I looked to heaven and tried to pray, but or ever a prayer had gushed, a wicked whisper came and made my heart as dry as dust. Gushed means gushed, that is came out. तो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने ऊपर आसमान में हेवन यानी कि भगवान के घर की तरफ देखा और प्रे करने की कोशिश करी। मेरे मन में से एक प्रे तो नहीं निकली, लेकिन उसकी जगह एक शैतानी विस्पर, एक शैतानी आवाज निकली
और उस आवाज से मेरा दिल मिट्टी की तरह बिल्कुल सूख गया। तो मेरे हार्ट में जितनी भी इमोशंस थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। I closed my lids and kept them closed, and the balls like pulses beat. For the sky and the sea, and the sea and the sky lay dead like a load on my weary eye, and the dead were at my feet. So यहाँ पे balls क्या है? हमारे आई balls. लाइक पल्सेस बीट, हमारी कलाई पे जो पल्स होती है, जो दिल की धड़कन होती है, वो हमें हार्ट बीट फील होती है ना, धक धक। तो कह रहा है कि इसी तरह से मेरी आंखों की बॉल्स भी हिट कर रही थी मेरी पलकों को। तो कहता है कि जब मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो उन्हें बंद ही रखा और मेरी आई बॉल्स बहुत ज्यादा मूव कर रही थी और वो मेरी आईलिड्स को हिट कर रही थी, जिस तरह से हमारी कलाई में हमारी पल्स बीट करती है। For the sky and the sea and the sea and the sky lay dead like a load on my weary eye. अब ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरी थकी हुई आंखों के ऊपर वो समुंदर और वो स्काई, आसमान और समुंदर दोनों ही एक भार की तरह मेरी आंखों के ऊपर पड़े हुए थे और बहुत सारी जो डेड बॉडीज है मेरे क्रू की वो मेरे पैरों में गिरी पड़ी थी। इस वजह से उसकी अंदर शांति नहीं थी और उसकी जो आई बॉल्स है वो उसकी आईलिड्स को हिट कर रही थी। The cold sweat melted from their limbs, nor rot nor reek did they. The look with which they looked on me had never passed away. Rot means सड़ना, wither होना, and reek means to give an unpleasant smell. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि वो जो डेड बॉडीज थी उनकी लिम्स यानी कि उनके हाथों, बाहों और पैरों में से पसीने छूट रहे थे। ना तो वो सड़ रही थी, ना तो उनमें से कोई अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी, बस वो मैरिनर को इस तरह से देख रही थी, उनकी आंखें खुली हुई थी और जिस तरह से वो मैरिनर को देख रही थी मानो कि वो उस पर इल्जाम लगा रही थी कि उसी के गलत काम की वजह से, जो कि उसने अल्बाट्रोस को मारा है, उसी की वजह से वो सब लोग सजा भुगत रहे हैं। तो वो जो उनकी आंखों की लुक है उसे मैरिनर कभी भूल नहीं पाया। फर्दर वो क्या कहता है? An orphan's curse would drag to hell a spirit from on high, but oh, more horrible than that is the curse in a dead man's eye. 7 days, 7 nights I saw that curse, and yet I could not die. Now here spirit means angel. From on high, high here means heaven. तो यहाँ पे वो कहता है कि कोई ऑर्फन हो, अगर अनाथ हो, उसका जो कर्स है वो बहुत पावरफुल होता है। वो किसी एंजल को भी हेवन से हेल ले जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा हॉरिबल है एक मरे हुए आत्मा की आंखों में, एक मरे हुए आदमी की आंखों में जो कर्स होता है। तो वो कहना चाहता है कि उसकी शिप का जो क्रू था उनकी आंखों में जो एक्सप्रेशन था, जिस तरह से वो मैरिनर को देख रहे थे, उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसे कर्स कर रहे थे, वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक अनाथ के कर्स की, जो कि एक एंजल को भी हेवन से हेल ले जा सकता है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और फिर वो कहता है कि पूरे 7 दिन और 7 रात तक मैंने उस कर्स को देखा और वो इतना सिवियर था, लेकिन फिर भी मैं मरा नहीं। मीन्स मैं उसे देखता रहा, मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हिट करा उसने, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कराया, लेकिन फिर भी मेरी डेथ नहीं आई। The moving moon went up the sky and nowhere did abide. Softly she was going up, and a star or two beside. Now here abide means to stay fixed at one place. So यहाँ पे वो कहता है कि जो चंद्रमा है वो हर रात आसमान में थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ता गया, वो एक ही जगह पर फिक्स नहीं हुआ और धीरे धीरे ऐसे ही ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते वो ऊपर चला गया बिल्कुल, और उसके आसपास एक या दो स्टार्स थे और वहां वो आसमान में चमक रहा था। नेक्स्ट आंसर में ही सेज, her beams bemocked the sultry main like April hoar frost spread. But where the ship's huge shadow lay, the charmed water burnt alway, a still and awful red. Now here her is the moon. Beam is the light of the moon. Bemocked means laugh. And sultry is hot.
तो यहाँ पे हमारा पोएट कह रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही गर्म था समुंदर का पानी और उस पर मून की जो लाइट है वो फैली हुई थी, मानो वो उस पर हंस रही थी। और ऐसा लग रहा था जिस तरह से अप्रैल के मंथ में जो फ्रॉस्ट है वो चारों तरफ फैल जाती है, सफेद रंग की फ्रॉस्ट, ऐसा ही एटमॉस्फेयर बना हुआ था। लेकिन जहां पर शिप खड़ी हुई थी उसके नीचे का जो एरिया है समुंदर का वो तो बहुत ज्यादा बर्न कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा बर्न करता रहता था और अभी भी वो बर्न कर रहा था, एंड इट वाज गिविंग कांस्टेंट फ्लेम्स ऑफ फायरी रेड कलर. Then in the next stanza the poet says, beyond the shadow of the ship, I watched the water snakes. They moved in tracks of shining white, and when they reared, the elfish light fell off in hoary flakes. Hoary means silvery color, and reared means to lift the head. Elfish light means mischievous light, शरारती. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिप की जो शैडो है, शिप की परछाई के बाहर जब मैंने समुंदर को देखा तो वहां पर मुझे पानी में तैरते हुए स्नेक्स दिखे, और जब वो पानी में तैर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो जो उनका ट्रैक है वो शाइनिंग वाइट कलर का है, क्योंकि स्नेक्स की बॉडी ऐसी शाइनिंग वाइट थी। और जब वो अपना सिर बीच में उठा लेते थे समुद्र में से, तो जो शरारती लाइट उन पर पड़ रही थी ऐसा लगता था कि वो सिल्वरी टुकड़ों में बट गई है। सो ये वो सीन है उन वाटर स्नेक्स का जिन्हें उसने समुद्र में तैरते हुए देखा उस रात. Within the shadow of the ship I watched their rich attire, blue, glossy green and velvet black. They coiled and swam, and every track was a flash of golden fire. तो अब वो कह रहे हैं कि शिप की शैडो के अंदर अंदर जो वाटर स्नेक्स थे उनकी भी अटायर यानी कि उनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत रिच थी. वो अलग अलग कलर्स में दिख रहे थे, जैसे कि ब्लू, ग्लॉसी ग्रीन और वेलवेट ब्लैक, और वो इकट्ठे हो रहे थे और पानी में स्विम कर रहे थे. और उनके जो ट्रैक्स है, मीन्स हर एक स्नेक जिस ट्रैक पर, जिस रास्ते पर स्विम कर रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि एक गोल्डन फायर का फ्लैश है, मीन्स उसमें से ऐसे लग रहा था कि गोल्डन कलर की आग की चिंगारियां निकल रही. तो यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन बताया कि शिप की शैडो के बाहर जो स्नेक्स थे वो कैसे लग रहे थे, और शिप की शैडो के अंदर जो स्नेक्स थे उनकी अपीयरेंस कैसी थी. Then in the next stanza the poet says, "Oh happy living things, no tongue their beauty might declare. A spring of love gushed from my heart, and I blessed them unaware. Sure my kind saint took pity on me, and I blessed them unaware." हैप्पी लिविंग थिंग्स किसको कहा गया है? उन वाटर स्नेक्स को. तो कहता है दैट ये जो स्नेक्स है ये बहुत ही खुशी खुशी समुंदर में घूम फिर रहे थे. कोई भी व्यक्ति, नो टंग मीन्स नो पर्सन, कैन डिक्लेयर मीन्स कैन टेल अबाउट द ब्यूटी ऑफ दी स्नेक्स. कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो इन स्नेक्स की ब्यूटी के बारे में बता सके. फिर वो कहता है कि मेरे दिल से उनके लिए प्यार उमड़ आया और मैंने अनजाने में ही उन्हें ब्लेस कर दिया. श्योर माई काइंड सेंट टुक पिटी ऑन मी. तो कहता है कि एक बहुत ही अच्छा एंजल होगा जिसने मुझे ब्लेस किया, मुझे इतनी अकल दी कि मैंने इन स्नेक्स को ब्लेस किया, चाहे अनजाने में ही, लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया. क्योंकि पहले तो उसने क्या किया था, उसने भगवान की भेजी हुई मैसेंजर एल्बेट्रॉस बर्ड को, जो कि बहुत ही इनोसेंट थी, उसने अनजाने में उसे अपनी एरो से मार दिया था. लेकिन अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है कि मुझे शायद किसी काइंड सेंट या किसी एंजल ने ब्लेस किया था, जो कि अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने उन्हें ब्लेस किया, मैंने उन्हें मारने का पाप नहीं किया. Then in the next stanza he says, "The self same moment I could pray, and from my neck so free, the albatross fell off and sank like lead into the sea." तो कहता है कि जिस मोमेंट मैंने प्रे किया और उन्हें ब्लेस किया, उसी मोमेंट मेरे गर्दन पे जो एल्बेट्रॉस लटक रही थी, जो एक सजा मुझे मिली थी उस बर्ड को मारने की, वो छूट गई और नीचे समुंदर में जाकर गिर गई. जैसे कि लेड होता है बहुत भारी, तो वो बिल्कुल समुंदर की बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है,
इसी तरह से वो अल्बाट्रोस भी समुद्र में गिरी और बिल्कुल नीचे जाकर डूबकर समुद्र की जो बेस लेवल था वहां पर जाकर पहुंच गई। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उस मैरिनर को लग रहा है कि उसने जो गलत काम किया था, जिसका गिल्ट वो इतनी देर से फील कर रहा था, अब शायद भगवान ने उसके उस गलत काम को माफ कर दिया था, क्योंकि वो इतनी देर से प्रे कर रहा था और इसी वजह से अब वो जो डेड एल्बाट्रॉस एज अ पनिशमेंट उसके गले पर लटक रही थी, अब वो गिरकर समुद्र में चली गई। नाउ लेट अस डिस्कस कि इस पार्ट में कौन कौन से अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। अगर हम इस पार्ट में भी राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम जनरली तो ए बी है सभी स्टैंजास में, लेकिन कई स्टैंजास में आपको डिफरेंट राइम स्कीम भी देखने को मिलेगी। तो राइम स्कीम में क्या होता है, हर लाइन के लास्ट वर्ड्स को आपने देखना है और देखना है कि उनके बीच में क्या राइम है, क्या म्यूजिकल इफेक्ट है, क्या वो सिमिलर है या नहीं। अब अगर हम इसी स्टैंजा को लें तो इसकी राइम स्कीम ए बी सी बी है। मैरिनर और उसके साथ कोई भी राइम नहीं कर रहा, हैंड और सैंड राइम कर रहे हैं, ये हो गए बी, और ब्राउन भी अलग है, ये हो गया सी, ए बी सी बी। सो इस तरह से आपने राइम स्कीम्स देखनी है। फिर यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है। ये दोनों सेंटेंसेस कंसेक्यूटिव लाइंस आर स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड आई फियर, so this is anaphora. Then we get to see alliteration, long, lang. Both these words, consecutive words, are starting with the same consonant sound. See, sand, sir sound is repeating at the start of these two words. This is also alliteration. Then we get to see the use of simile also. The physical appearance of the ancient mariner has been compared to the appearance of the sea sand. He says that you are long, thin and brown, just like the sea sand is there. Then we see the next stanza. यहाँ पे क्या क्या figures of speech use हुए हैं. We get to see repetition over here. Fear not, डरो मत, because he wants to lay emphasis, और बेचारा mariner बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वेडिंग गेस्ट उससे ना डरे। देन यहाँ पर इन्वर्जन भी यूज हुई है, बॉडी ड्रॉप्ड नॉट डाउन। सो द sequence of the words in the sentence has been changed to create the meter in the poem. Then we see the next stanza. He says alone, all alone on a wide sea. So there is a lot of repetition against to create emphasis, to lay stress on it. Then there is enjambment also. अगर आपको poem में कहीं भी दिखे कि एक ही sentence next line में continue हो रहा है, there is no punctuation mark at the end, you can say that there is enjambment. Now we move to the next one. Here we see alliteration, many men. Mer sound is coming at the start of these two words. Then there is anaphora also. Both the lines are starting with the same word. Here also there is alliteration, thousand, and repetition also. Again, here is also inversion. So did I. And here also, they all did lie. Again, this is inversion. And here we get to see enjambment also. Then in the next stanza, here is alliteration, wicked whisper. Then here is simile, my heart as dry as dust. So he is comparing his heart with dust. Then here he says, and the balls like pulses beat. तो यहाँ पे एक तो inversion use हुई है और यहाँ पे simile use हुई है. He is comparing the eyeballs to the pulse of his heart, the heartbeat. Here again there is a simile, lay dead like a load on my weary eye. So he is saying that the sky and the sea were dead, just like a load, जैसे कि उसकी थकी हुई आंखों के ऊपर एक भार पड़ा हुआ हो. यहाँ पे भी inversion है, nor rot nor reek did they. Then here we see alliteration, with which. Then here in this stanza also we see alliteration, than that. And there is enjambment also. यहाँ पे भी alliteration है, moving moon. Mer sound is repeating at the start of these two words. Beams bemocked. This is also alliteration. Then there is simile. Her beams bemock the sultry main like April hoar frost spread. So वो कह रहे हैं कि जो चांद की जो रोशनी है वो गरम गरम समुंदर पर फैल गई थी, जिस तरह से अप्रैल के महीने में फ्रॉस्ट फैल जाती है. तो वो दोनों सिमिलर थी.
Now in this stanza also there is alliteration, glossy green. Then there is enjambment over here. यहाँ पे भी alliteration दिख रही है और यहाँ पे एक simile है. So albatross has been compared to lead, and here also we see alliteration like lead, l sound, and then there is enjambment also. So with this we come to an end of today's video. Thank you for watching, and for more such videos subscribe to our channel English Academy.